तो दोस्तों फाइनली एसएससी एमटीएस का एग्जाम सर पे आ ही चुका है, जिसकी वजह से चारों तरफ डर का माहौल भी बना हुआ है। क्योंकि कुछ लोग के पास 5 दिन है, कुछ के पास 10, 15, 20 दिन ऐसे बचे हुए हैं, जिसमें सभी लोग इसी चीज को लेकर टेंशन में है कि इस आखिरी बचे हुए टाइम में हम क्या करें, कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करने लायक बने, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सबको यही लग रहा है कि यार हमारी तो अच्छी तैयारी है ही नहीं, इस आखिरी टाइम में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम एग्जाम को फोड़ के आ जाएं बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ। तो यार जब तक मैं हूं आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। अगर आपके पास केवल 5 दिन भी है ना, तो भी आप एग्जाम को क्रैक करने लायक बन जाओगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं इस आखिरी बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों के ऊपर मोस्टली आपको फोकस करना है, कहां पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और स्पेशली जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के अंदर इस आखिरी थोड़े से बचे हुए टाइम में कैसे आपको अपना लेवल अप करना है, किन किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर का, वोकैबुलरी का, सबका सॉल्यूशन दूंगा, इवन रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, कैसे आप कम से कम टाइम में अपना लेवल उठा सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जाम हॉल में कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पेपर खुला होगा, उस टाइम पर क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है यह मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हुए चलना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कितना टाइम लेना है, पहले कौन से सब्जेक्ट को सोल्व करना है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बहुत ही शांत दिमाग के साथ बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस के पैटर्न के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका सेशन फर्स्ट होता है, रीजनिंग और मैथ से 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है। 45 मिनट इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहता है। सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये 40 के 40 क्वेश्चन आपको सारे के सारे टिक करके आने होते हैं। जनरल वाले अगर 120 में से 36 नंबर ले आते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को केवल 30 नंबर लाने होते हैं, एसटी/एससी वालों को 120 में से केवल 24 नंबर लाने होते हैं। मतलब अगर आप दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर कुल 12 क्वेश्चन सही कराते हो, 6 क्वेश्चन रीजनिंग से, 6 मैथ से, तो जनरल वाले भाई सेशन फर्स्ट एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज जो है वो सेशन सेकंड का एग्जाम है, जिसमें ये 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन। एग्जाम में 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट टाइम आपके पास होता है, और यहां पर एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। क्लियर है? बाकी दोस्तों अगर आपको रीजनिंग मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आती, आप बिल्कुल जीरो हो, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आपको लगता है कि भैया हम तो 20 में से 5 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे, तो भाई इस स्ट्रेटजी को आखिर तक देखिएगा, 5 नहीं आप 12 क्वेश्चन सही करके आओगे। क्लियर है? तो भाई पॉइंट नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल बेसिक है, सभी को फॉलो करना है। सैक्रिफाइस योर फोन। सबसे पहले तो अपने एग्जाम तक आप सब अपने फोन को त्याग दीजिए, फोन को साइड में बंद करके रख दीजिए अपने एग्जाम तक, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आपका फोन ही करता है। फोन ही नहीं, इसके साथ कुछ लोग को मूवीज टीवी देखने की आदत होगी, बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने एग्जाम तक। कुछ लोग को अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने की आदत होगी, कुछ को घूमने फिरने की आदत होगी। अपने एग्जाम तक खुद को कमरे के अंदर बंद कर लीजिए, फिर चाहे एग्जाम 5 दिन बाद हो या फिर 10 दिन बाद हो या फिर 15 दिन बाद हो, और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपको डेली 10 घंटा, 12 घंटा, फिर 14 घंटा ही क्यों ना पढ़ना पड़े, आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपका मेन काम यही है, और ये केवल आपको अपने एग्जाम तक ही करना है। देखिए दोस्तों, आखिर का टाइम है, यही वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हो। ये वो टाइम है जब आप पढ़ते हो ना, वो ज्यादातर आपके माइंड में रह जाता है, वो वेस्ट नहीं जाता है। तो जितना ज्यादा इफिशिएंसी, जितना ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो पढ़ो। बाहर की दुनिया से, सारे डिस्ट्रैक्शन से खुद को काट लीजिए अपने एग्जाम तक, क्योंकि मेन पर्पस आपका है फोकस के साथ पढ़ाई करना। जितना अच्छा फोकस होगा उतने अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ आप पढ़ पाओगे। तो दोस्तों ये तो बेसिक रूल है। पॉइंट नंबर सेकंड है डीप रिवीजन। दोस्तों अगर आपके एग्जाम के लिए केवल 5 दिन बचे हैं, देखिए कुछ लोगों का एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उनके पास तो केवल 5-6 दिन ही होंगे। कुछ लोग के पास 10 होंगे, कुछ के पास 15, 20, 25 दिन भी होंगे। देखिए दोस्तों,
जब आपके एग्जाम के लिए केवल 5 दिन बच जाए, 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी की सारी किताबें बंद करके रख देनी है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ना ही किसी टीचर का कोई थ्योरेटिकल लेक्चर आपको देखना है। आपका पहला काम है डीप रिवीजन। आपको पूरे सिलेबस को बहुत ही डीपली रिवाइज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज दबा के रिवीजन मारिएगा, जितना बेहतर हो सके पूरे फोकस के साथ रिवाइज करिएगा। बिना रिवीजन के एग्जाम में बैठने की सोचिएगा मत। जो आपने 2, 2.5, 3 महीने पढ़ा होगा ना, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बिना रिवीजन के आपके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको बहुत ही एडवांस और डीप रिवीजन करना है। और दोस्तों नोट्स बनाते हुए आपको रिवाइज करना है, मतलब लिख लिख के रिवाइज करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना पेन का इस्तेमाल करिए। रिवीजन करते टाइम भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम से 2 घंटे पहले भी उन बनाए गए नोट्स के ऊपर फोकस कर लोगे ना, तो 2 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर पाओगे। तो भाई लिख लिख के रिवाइज करिएगा। जो आपने थ्योरेटिकल बुक से पढ़ा होगा, जो आपने लेक्चर्स में पढ़ा होगा, उनको रिवाइज करिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह लगाए होंगे उनको डीप रिवाइज करिएगा। साथ ही दोस्तों मॉक वगैरह अगर लगाए होंगे उनको रिवाइज करिएगा। प्रीवियस ईयर को भी रिवाइज करिएगा, वोकैबुलरी को अलग से रिवाइज करिएगा, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको अलग से रिवाइज करना पड़ेगा। तो भाई कहने का मतलब यह है, पहला काम आपका है कि अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से 5 दिन पहले। कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। कोई कितना भी कह ले कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, ये मैराथन ज्वाइन कर लो, सारे के सारे काम बाद में होंगे। पहले पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे से रिवाइज करिएगा। एक दिन में 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को डेली रिवाइज करिएगा। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ एक दिन आप मैथ्स को रिवाइज कर लीजिएगा, एक दिन आप रीजनिंग को, फिर मैथ्स को, फिर रीजनिंग को, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या है, बहुत ही गहराई के साथ पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज रिवीजन करने का। पॉइंट नंबर 3 है प्रैक्टिस ऑन 10 मॉक बिफोर एग्जाम। अगर आपने अभी तक मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी तो आप सबसे बड़ी गलती कर चुके हो। आपके पास 5 दिन है, तो भाई आपको अपने एग्जाम से पहले कम से कम 10 मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 10 मॉक पेपर आपको लगाने ही पड़ेंगे। फिर चाहे आप एक दिन में ही 10 लगा लो या फिर आप डेली 2 मॉक लगाइए, कैसे भी करिए, लेकिन आपको 10 मॉक लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन लगाइए या फिर ऑफलाइन लगाइए, ये आपकी प्रॉब्लम है। ऑफलाइन इस टाइप की कोई प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन ले आइएगा या फिर मॉक पेपर आपको मिल जाएंगे। केवल 10 आपको मॉक लगाना है। इससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम का फॉर्मेट ये होता है और मेरे अंदर ये कमी रह गई है, और रिवीजन करते टाइम उस कमी को आप दूर कर पाओगे। तो माइंड को एक सही डायरेक्शन देने के लिए आपको कम से कम 10 मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चौथी चीज है एनालाइज 5 प्रीवियस ईयर पेपर। अपने एग्जाम से पहले 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर केवल एनालाइज करना, सोल्व करने मत बैठेगा। सोल्व आपको मॉक पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर के 5 पेपर को एनालाइज कर लीजिएगा। इसी टाइप की कोई बुक ले आइएगा, उसमें आपको पेपर मिल जाएंगे, या फिर गूगल कर लीजिएगा 2023 के एसएससी एमटीएस के 5-6 शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करना, बस क्वेश्चन पढ़ना, देखना है। आपको पता चल जाएगा कि भाई रियल में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का है। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। आपका माइंड एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर होके बैठ जाएगा 5 दिन पहले ही, कि 5 दिन बाद मैं युद्ध के मैदान में उतरने वाला हूं, तो उसको थोड़ा आइडिया तो दो। और वो आइडिया आपके माइंड को मॉक पेपर लगाने से मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने से मिलेगा। ठीक है, पेपर आपको सोल्व नहीं करने, एनालाइज करने, सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। जस्ट एनालाइज करिए, कर लोगे इतना काम। पॉइंट नंबर 5 है स्पेशल फोकस ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वोकैबुलरी आपको अपने आपके एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 75 में से 33 या फिर 36 नंबर देगा फ्लैट। वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा। 5 टाइप की वोकैबुलरी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडिया फ्रेज और स्पेलिंग चेक्स। वोकैबुलरी पढ़ने का वही सिंपल सा तरीका है। अब आपके पास अगर 5 दिन भी बचे हुए हैं, 5 टाइप की वोकैबुलरी है, 20 वोकैबुलरी डेली पढ़िएगा। जैसे कि एक टाइप की वोकैबुलरी 20 हो गई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने 20 पढ़ ली, साथ ही आपने एंटोनियम 20 पढ़ ली लिख लिख के, 20 सिनोनियम पढ़ लिए एक दिन में, इडिया फ्रेज 20 पढ़ लिए, स्पेलिंग चेक्स आपने 20 पढ़ लिए। 20 पढ़ लिए, 5 टाइप की वोकैबुलरी है, मतलब
मतलब यहां पर हो गई 100, 5 दिन आपके पास है, कितनी होगी टोटल 500, मतलब अपने एग्जाम से पहले 500 वोकैबुलरी आप कवर कर चुके होंगे, बहुत ही अच्छे से लिख लिख के आप पढ़ चुके होंगे। इन 500 वोकैबुलरी में से आपको गारंटीली बहुत सारी वोकैबुलरी डायरेक्टली फंस जाएंगी। जिस भी इंग्लिश की बुक से आप तैयारी कर रहे होंगे उस बुक के अंदर शुरुआत में ही हर एक टाइप की वोकैबुलरी की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप वोकैबुलरी कवर कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी एग्जाम में पूछी गई प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी मिल जाती है तो उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो वोकैबुलरी को डेली प्रिपेयर करते हुए चलिए, हर एक टाइप की 20-20 वोकैबुलरी डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, 5 दिन तक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन करंट अफेयर। काफी सारे लोग करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देते हैं और करंट अफेयर आपको अपनी हर एक शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन देगा। 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में कम से कम को देखने को मिलेंगे। तो भाई अब टाइम ज्यादा नहीं है, वैसे तो 2-2 साल के करंट अफेयर पूछ रहे जाते हैं, लेकिन फिलहाल एमटीएस का एग्जाम है तो ज्यादातर लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले अप्रैल 2024 के करंट अफेयर पढ़ो एक दिन, अगले दिन मई 2024 के करंट अफेयर पढ़ लो, उसके अगले दिन जून 2024 के करंट अफेयर पढ़ लो, फिर जुलाई 2024 के पढ़ लो और फिर एक दिन अगस्त सितंबर 2024 के करंट अफेयर खत्म कर लीजिए। क्लियर है? इन्हीं के साथ साथ मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ आपको करंट अफेयर के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी अलग से कवर करने पड़ेंगे। डेली कम से कम 2 टॉपिक पढ़ते हुए चलिएगा अगर आपके पास 5 दिन है। जैसे कि बुक्स और ऑथर, हाल ही में इसी साल 2024-23 में जितनी भी किताबें लिखी गई है, चाहे वो शशि थरूर जी द्वारा, रस्किन बॉन्ड जी द्वारा, अरुंधति रॉय जी द्वारा, सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है, सारी की सारी बुक और ऑथर कवर कर लीजिए। डेज और थीम, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है और इस बार उसका थीम क्या आता सभी लर्न कर लीजिए। एक दिन में 2 टॉपिक कवर करते हुए चलोगे तो कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो टॉपिक है। 4 दिन में आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्लियर है? स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन, जितने भी हाल ही में आपका ओलंपिक हुआ है 2024 2020 वाला भी कवर कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ 2022, आईसीसी इस बार T20 से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड, हॉकी टूर्नामेंट, जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी किसी नई नियुक्तियां हुई हैं, जितनी भी नेशनल स्टेट लेवल की स्कीम योजनाएं हैं, सीएम और गवर्नर स्टेट्स के, राज्य के, कैबिनेट मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई, जितने भी हाल ही में अवार्ड दिए गए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य का अवार्ड हो, कोई भी खेल का अवार्ड हो, फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी अवार्ड दिया गया हो, कोई हुनर हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे पुरस्कार आपको कवर करने हैं। तो करंट अफेयर के ये 8 टॉपिक और इन 5-6 महीनों के करंट अफेयर कवर हो जाने चाहिए। डेली 2 टॉपिक पढ़िए और डेली 1 महीने का करंट अफेयर खत्म करिए, काम हो जाएगा। टाइम आपके पास कम है, मुझे पता है, इसलिए शुरुआत में बोल दिया था डेली 10-10 12-12 14-14 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने एग्जाम तक। आपको ऐसा करना है। अगर आपको इस बचे हुए टाइम में ज्यादा इफिशिएंसी निकालनी है तो आपको सटीक पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 है फोकस ऑन स्टैटिक जीके। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस को अलग से मत पढ़िएगा, बंद कर दो सारी की सारी किताबें इतिहास वगैरह की, बस आपको स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करना है। और स्टैटिक जीके भी केवल ये 8 टॉपिक्स है, इनको कवर कर लीजिएगा। वही आपके पास 5 दिन है, डेली 2 टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। पहला टॉपिक आपका आर्टिकल अमेंडमेंट्स है, यानी कि जितने भी भारत के इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं या फिर संशोधन हुए संविधान में, उनको कवर करिए। फोक डांसेस और फेस्टिवल है, किसी भी राज्य का जो प्रसिद्ध फोक डांस, लोक नृत्य है या फिर त्योहार है, उनको कवर करिए। मॉन्यूमेंट और टेंपल, यानी कि जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर हैं प्रसिद्ध, उनको कवर करिए। फाउंडर ऑफ डायनेस्टीज, यानी कि जो इतिहास के राजवंशों के फाउंडर, संस्थापक है, उनको कवर करिए। फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि आजादी के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक, वो कवर करिए। ग्रेट पर्सनैलिटीज, भारत की जो ग्रेट पर्सनैलिटी रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स विद डेट, यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनकी डेट के साथ कवर करेगा। कोई भी इतिहास में जो युद्ध हुआ है, किस किस के बीच में लड़ा गया, कौन किसकी विजय हुई, कब हुआ, डेट के साथ। सेंसस सबसे इंपोर्टेंट है, 2011 वाली जो जनगणना हुई थी ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई स्टैटिक जीके के केवल ये 8 इंपोर्टेंट टॉपिक है, डेली 2 टॉपिक भी कवर करोगे, काम हो जाएगा। ये वाली जो हमारी बुक है ना जनरल अवेयरनेस की, इसके लास्ट 30 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक दे रखे हैं, कवर कर डालिए, एक भी मत छोड़िएगा। और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू पढ़िए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपका फोक डांसेस है, फेस्टिवल्स है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उनको पढ़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करिए, मतलब थ्योरेटिकल मत पढ़िए, लिस्ट वाइज मत पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़िए। और यहां पर मैंने लिखा विद ऑप्शंस। विद ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस के साथ पढ़ना होता है आपको। जैसे कि फाउंडर ऑफ डायनेस्टी है, जो हमारे राजवंश थे इतिहास के, कौन से राजवंश का
कौन संस्थापक था? मान के चलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया हर्यंक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसमें से एक बिंबिसार है, दूसरा चंद्रगुप्त है, तीसरा बिंदुसार है और चौथा आपका महापद्मनंद है। तो सही आंसर तो बिंबिसार हो गया, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनको भी कवर करिए। जैसे कि महापद्मनंद कौन से राजवंश का संस्थापक था, या फिर बिंदुसार कौन था, कौन से राजवंश से ताल्लुक रखता था, ठीक है, चंद्रगुप्त कौन था, तो वे। तो मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू आपने 5 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो भाई ऑप्शंस को भी कवर करते हुए चलना है, कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो उनके ऑप्शंस में होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे रिलेटेड दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस बचे हुए टाइम में जितना ज्यादा हो सके जनरल अवेयरनेस का रामबाण इलाज है ये स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़ लो और इन सभी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू पढ़िएगा, और जितना ज्यादा हो सके मैराथन क्लासेस के ऊपर फोकस करिए। वैसे लेक्चर छोड़ दीजिए, मैराथन क्लासेस अगर आपको कोई प्रोवाइड करा रहा है, कोई आपको स्टैटिक जीके की मैराथन प्रोवाइड करा रहा होगा, कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा, आपका फेवरेट टीचर होगा, ठीक है, तो मैराथन क्लासेस देखिए। फायदा ये होगा कि कम टाइम में आप इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं ना, अच्छे टीचर्स हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि आखिरी टाइम में उस एक 3-4 घंटे की मैराथन क्लास में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करा दूं, तो आप इंपोर्टेंट चीजें पढ़ पाओगे, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट हम पढ़ पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं भी आपके लिए जीके जीएस की एक अंतिम प्रार मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि एग्जैक्टली आपके लिए 28 सितंबर सैटरडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एकदम सिलेक्टेड फिल्टर्ड क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे एकदम डिटेल के साथ। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू 10-10 क्वेश्चंस के बराबर रहने वाली है। तो दोस्तों ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के ऊपर ये एक अंतिम प्रहार है, जिसके ऊपर हम जान लगा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैराथन लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 28 सितंबर सैटरडे के दिन शाम 5 बजे मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी आपको टॉप 100 क्वेश्चंस की मैराथन दे रखी है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और स्टैटिक जीके की भी एक जबरदस्त 4 घंटे की टॉपिक वाइज मैराथन क्लास जीएस की प्रोवाइड करा रखी है, ये वाला मैराथन क्लास भी देख लीजिएगा। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हो ना, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर तो आप अच्छा स्कोर करोगे ही, कोई रोक ही नहीं सकता, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, सोल्व इंग्लिश मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वोकैबुलरी तो आपको डेली पढ़ते हुए चलना ही है। जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, जैसे कि क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, या फिर आपका स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। फिर चाहे वो एसएससी एमटीएस के ना हो, कांस्टेबल जीडी के हो, सीएचएसएल के हो, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मेन मकसद है हमारा मिक्स्ड क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए इस आखिरी टाइम में, चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ठोकिए। पॉइंट नंबर 9 है मैथ्स की तैयारी क्या करें। देखिए दोस्तों बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल वालों को 36 ही तो नंबर लाने, 120 में से इजीली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 45 मिनट है 40 क्वेश्चन के लिए सोल्व करने के लिए, बाकी टाइम में क्या करोगे? ये थोड़े ना आप 6-6 क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओगे, कुछ भी हो सकता है। वही सारे के सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड फंस गए, फिर क्या करोगे? तो अपने एंड से भी तो तैयारी करके चलिएगा। तो अगर आपको मैथ से डर लगता है तो केवल ये 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा। परसेंटेज, प्रतिशतता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये 5 टॉपिक कवर कर लीजिएगा। आप 6 क्वेश्चन नहीं, आप 12 से 14 सही क्वेश्चन करके आओगे। मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। क्लियर है? बस ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। और इन टॉपिक को कवर करने के लिए आपको हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, आपको हर एक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन, शुरुआत के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। साथ ही हर एक टॉपिक के जो एग्जांपल्स है ना, उनको कवर करिएगा। हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, लॉजिक्स है, उनको नोट कर लीजिएगा, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो भाई हर एक चैप्टर के अगर आप एग्जांपल्स भी देख लेते हो ना, एग्जांपल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, फिर भी काम हो जाएगा। ऐसे रीजनिंग के हमारे 6 इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पहला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेकिन उलझा लेते हैं कई बार। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको आप बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्यूटेशन, फिगर क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग के, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि आपको
उलझा लेते हैं। बाकी तो इजी है सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। वही आपका ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ठीक है, मिरर इमेज, ये सभी क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे। लेकिन ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स होते हैं, तो अगर आप इस बचे हुए टाइम में 1-2 दिन के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, लॉजिक समझ लेते हो, तो बात बन जाएगी। रीजनिंग और मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, फिर चाहे कुछ भी होता रहे। मैंने लिखा हुआ है, मैं तो रीजनिंग के लिए आपको स्पेशली फोकस ऑन फॉर्मूले, लॉजिक और एग्जांपल्स को सोल्व करने के ऊपर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो रीजनिंग की अगर आप एग्जांपल्स, लॉजिक और फॉर्मूले भी कवर कर लेते हो ना, फिर भी बात बन जाएगी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं लास्ट और पॉइंट नंबर 11 के बारे में। हाउ टू अटेम्प्ट, मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, 2 सेशंस में आपका एग्जाम डिवाइड होता है। सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग होती है, सेशन सेकंड में जीएस और आपका इंग्लिश होता है। पहले आपके सामने सेशन फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर खुला होगा, मतलब ये 40 क्वेश्चन सबसे पहले आपको सोल्व करने होते हैं। 45 मिनट टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास होता है। अब ये तो नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने में आप 45 के 45 मिनट झोंक दो, आपको टाइम सेव करते हुए भी चलना है। बहुत सारे लोग अब तक भी एमटीएस के एग्जाम में टाइम को रोक के नहीं रख पाते, 45 मिनट के अंदर ये 40 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग 45 मिनट के अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। तो टाइम को सेव करते हुए चलना है आपको, माइंड के ऊपर से प्रेशर को हटाना है, और प्रेशर तभी हटेगा जब आपके पास टाइम होगा। सबसे पहले तो जब आप एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाओगे ना, आपके सामने टाइमर चल रहा होगा कि एग्जाम 5 मिनट में शुरू हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट रह गए। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा काम होना है, स्क्रीन के सामने बैठ के 2 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, 2 मिनट का एक शॉर्ट मेडिटेशन करना है। सिंपली आंख बंद करके बैठ जाइएगा और थोड़ी सी गहरी गहरी सांस लीजिएगा। इससे आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। जो आप इतना ट्रेवल करके आए हो, इतने 2-3-2.5 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आपके माइंड में घूम रही है, तो आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है ना माइंड के ऊपर, एग्जाम कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसको रिलीज करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका यही है, 2 मिनट का अपनी जगह पर बैठ के एक मेडिटेशन कर लीजिएगा। इससे चीजें शांत हो जाएगी और जो आपका ब्रेन है ना, माइंड है ना, वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर है? ये काम सभी को करना है। कुछ लंबी लंबी आपको सांसें लेनी है और आंख बंद करके रखनी है। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करिएगा। पहले आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिएगा, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिएगा, और केवल आसान आसान क्वेश्चन आपको लगाने हैं। क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको लगता है कि आंसर मैं इजीली ले आऊंगा तो उसको लगाइए। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर सोचना नहीं है एक भी सेकंड। मैथ और रीजनिंग में तो सोचने नहीं बैठना है शुरुआत में। टारगेट करिएगा कि रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन है उनको कम से कम मैं 15 मिनट में सोल्व कर लूं। आपके पास टाइम चल रहा होगा, उसको देखते रहिएगा। कोशिश करिएगा मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है उनको आप 20 मिनट के अंदर सोल्व कर लो। टोटल आपके पास भले ही 45 मिनट है, लेकिन आपको ये 40 क्वेश्चन 35 मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करनी है। आपको 15 मिनट बचाने हैं बाद के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और टाइम तभी बचेगा जब आप सबसे आसान क्वेश्चन पहले सोल्व करोगे, जब आप किसी भी क्वेश्चन में उलझोगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं। क्वेश्चन आ रहा है तो सोल्व करिए, वरना उसको टैग क्वेश्चन बुक मार्क करके आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? फिर देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही करे, आपके पास 15 मिनट बच जाएगी। फिर देखिए कितने क्वेश्चन सही हो गए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने 15 टोटल क्वेश्चन सही कर लिए, या फिर 20 क्वेश्चन मेरे सही हो गए और ये बाकी के 20 छूट गए, 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही है मेरे, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है? वरना अगर आपके पास टाइम है, 15 मिनट है आपके पास, 10 मिनट है, तो बाकी के जितने क्वेश्चन छूटे ना उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। तब जाके बाकी के जो क्वेश्चन छूटे थे उनको टिक करिएगा। खाली क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना। मैथ और रीजनिंग में सारे के सारे लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद दूसरा सेशन शुरू होगा जीएस का और आपका इंग्लिश का है। 45 मिनट आपके पास है। पहले जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिएगा। टारगेट करिएगा कि ये 25 क्वेश्चन में 10 मिनट के अंदर सोल्व कर लूं। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आपको 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। 25 के 25 क्वेश्चन पढ़ डालने हैं। जो क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर 100% श्योर हो उसका आंसर लगाइएगा, आगे बढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर शुरुआत में बैठ के मत सोचिएगा, पहले दोनों सब्जेक्ट को सोल्व कर लीजिएगा, बाद में सोचेंगे। जब आप ये 25 क्वेश्चन सारे पढ़ लो, जितने आते थे वो आपने लगाए, उसके बाद इंग्लिश के ऊपर बढ़ जाइएगा। टारगेट करिएगा कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में 15 मिनट के अंदर सोल्व कर लूं। जो क्वेश्चन आता है उसको पढ़िए, उसको लगाइए, वरना आगे बढ़ जाइए। आप 25 मिनट के अंदर जीएस और इंग्लिश के सभी क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, लगा चुके होंगे। क्लियर है? और 20 मिनट आपके पास बच चुके होंगे। 20 मिनट को सेव करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दोस्तों
जितने क्वेश्चन आपके छूटे थे सभी क्वेश्चन के ऊपर आपको एक बार फिर से ट्राई करनी है। जेएस के सभी क्वेश्चन हैं उनके बारे में सोचिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचिएगा और उन क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करिएगा, उन क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करिएगा। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, टाइम बहुत है, 20 मिनट आपके पास है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। जिस क्वेश्चन के ऊपर 100% श्योरिटी हो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, मुझे पता है, उसी क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करिएगा, वरना एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो भाई टाइम सेव करने की कोशिश करनी है शुरू में। ये नहीं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सोल्व करने लग रहे हैं और उनके ऊपर बैठ के सोच रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने में ही आप 30 मिनट ले गए। ये गलती नहीं करनी। पहले जो आते हैं, जो इजी है, जो सरल है, उनको लगाइएगा, उसके बाद हम सोचेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, और जीएस के क्वेश्चन पहले सोल्व इसलिए करिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जो आपने पढ़े होते हैं लेकिन उस टाइम पर आंसर याद नहीं आता। तो पहले जीएस के क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ऐसा होता है कई बार जब आप इंग्लिश के सोल्व कर रहे होते हैं बाद में, तो भाई वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहता है और अचानक से उस क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर जाता है। तो ये बेनिफिट होता है जीएस सोल्व करने का। काफी सारे लोग इंग्लिश में लग जाते हैं, पहले जीएस सोल्व करिएगा। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इंग्लिश के, ठीक है, जीएस। तो चलिए दोस्तों, यही तरीका है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। जो लोग नए होंगे उनको पता चल गया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी सभी लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ये लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो थी एमटीएस एग्जाम के लिए। बाकी जो लास्ट मैराथन आ रही है, अंतिम प्रहार आ रहा है, वो 28 सितंबर को शाम 5 बजे आ रहा है। उस वीडियो में मिलते हैं। बाकी गर्दा उड़ा देना है दोस्तों, शांत दिमाग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जाइए। देखते हैं कौन रोकता है आपको सिलेक्शन लेने से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।